डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो 13 है क्लास 11th का, उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे जो काम के हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है ना। एक्चुअल में क्या है कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो अगर ठीक से कर लिए जाएं तो एक तो चैप्टर के ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो जाते हैं। दूसरी बात, ये बहुत से क्वेश्चंस फाइनल एग्ज़ाम में, इंटरनल एग्ज़ाम्स में आते हैं। और तीसरी बात, ये जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं ये आपके कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। राइट IUPAC नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। जैसे पेंटुईन का ओजोनोलिसिस करेंगे तो जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनका नाम लिखना है। तो एक्चुअल में तो डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा। जैसे पेंटुईन है, इसका स्केलेटन हमने बना दिया, ये पेंटुईन है। इसकी जब ओजोनोलिसिस करेंगे तो कंपाउंड ऐसे ओजोनोलिसिस में ऐसे हो जाता है। ये ओजोनॉइड बनता है। और फिर जब H2O2 देते हैं और वाटर देते हैं तो उसके प्रेजेंस में क्या होता है, जिंक और वाटर जब देते हैं तो होगा क्या कि यहाँ पे एक तो ये बन जाएगा 3 कार्बन वाला प्रोपानल, ये प्रोपानल है। और ये 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड एक बन जाएगा, इसको इथानल कहेंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कहाँ से, जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसके ऊपर उसको तोड़ के एक ऑक्सीजन इधर लगा दिए, एक ऑक्सीजन इधर लगा दिए, तो एक तो ये बन गया प्रोपानल और दूसरा ये बन गया इथानल। प्रोपानल एंड इथानल, ये स्केलेटन मैंने बनाया है। हाइड्रोजन तो लगा लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं क्योंकि राइट द IUPAC नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, ये प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, एक प्रोपानल मिलेगा और एक इथानल मिलेगा जब हम पेंटुईन की ओजोनोलिसिस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 3,4 डायमिथाइल हेप3ईन। इसको हटा देते हैं, जगह बन जाएगी। कह रहा है 3,4 डायमिथाइल हेप3ईन। हेप है तो 7 कार्बन वाला हो गया, 4 5 6 7। हेप3ईन कह रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7। हम स्केलेटन बना के चल रहे हैं ताकि आसानी समझ में। हेप3ईन, फिर कह रहा है 3,4 डायमिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल लगा हुआ है और 4 पे भी मिथाइल लगा है। जब ओजोनोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे दोनों पे ऑक्सीजन लग जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। ओजोनोलिसिस आप जब कर दोगे तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये वाला जो आपका डबल बॉन्ड O है वो ऐसे आ जाएगा और इसमें जो O है वो ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, तो इसमें नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4। इसको कह सकते हैं ब्यूटन-2-ओन। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटन-2-ओन और इसका नाम 1 2 3 4 5 पेंटन-2-ओन, पेंटन-2-ओन। ठीक है, इसका ब्यूटन-2-ओन हो जाएगा और इसका पेंटन-2-ओन। जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहीं पे टूट के वहाँ पे ऑक्सीजन लगा देंगे। इधर भी एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो, एक इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और नाम ले लीजिए। ये मैंने स्केलेटन में समझाया है। ठीक है, तो ये 3,4 डायमिथाइल हेप3ईन का प्रोडक्ट बना है ऑन ओजोनोलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 इथाइल ब्यूट1ईन। ब्यूट1ईन तो ये हो गया ब्यूट1ईन, और सेकंड पे इथाइल कह रहा है तो C2H5 यहाँ पे कह रहा है तो 1 2 3 4 ये ऐसे कह रहा है। तो यहाँ पे जब ओजोनोलिसिस करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे से टूट जाएगा ओजोनोलिसिस पे, यहाँ से डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O, मतलब यहाँ तो हाइड्रोजन लगा होगा। ठीक है, तो ये तो बन गया मीथानल, और इधर जब डबल बॉन्ड O लगाएंगे आप, ये इथाइल है। ठीक है, तो ये जो होगा इसके केस में
2 कार्बन तो यहाँ हो गए 1 2 3 4 5, तो ये पेंटन 3 ओन हो गया, इसको कहेंगे पेंटन 3 ओन। ये पेंटन 3 ओन है और ये मिथानल, क्योंकि इधर से जब टूटेगा तो एक डबल बॉन्ड वो इधर लग गया और एक डबल बॉन्ड वो इधर लग गया, इधर 2 इधर है 2 3 4 5, तो ये पेंटन 3 ओन बन गया और ये मिथानल बन गया। ठीक है, ओजोनोलिसिस करते हैं तो जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है उसी को हटा के वहीं पे दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देते हैं, ये प्रोडक्ट्स ऑफ ओजोनोलिसिस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है 1 फिनाइल ब्यूट1ईन। ब्यूट1ईन कह रहा है और फिनाइल भी कह रहा है, तो ये 1 पे फिनाइल है और ब्यूट1ईन है, तो इसी पे फिनाइल लगा हुआ है, इसी पे ब्यूट1ईन हो गया। तो जब ओजोनोलिसिस करेंगे तो यहीं से टूट जाएगा, यहीं पे प्रोडक्ट दिखा देते हैं। ओजोनोलिसिस करने पे क्या होगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ आ जाएगा, ठीक है, C डबल बॉन्ड होगा, इसको H लगा लें अगर, तो ये क्या हो गया, बेंजल डिहाइड हो गया, बेंजल डिहाइड है, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड वो लग जाएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रोपानल। ओके जी, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहीं पे तोड़ के एक ऑक्सीजन इस वाले कार्बन पे लगा दो, एक ऑक्सीजन उस पर लगा लो डबल बॉन्ड पे, और जो बनेगा उसका नाम ले लेते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ओके, इसको हटा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हम इसको पूरा मिटा देते हैं। 5th क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हटा कर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5th करेंगे और 7th भी करेंगे, क्योंकि 5th और 7th सेम पैटर्न के हैं। क्वेश्चन कह रहा है 5th में, एन एल्कीन ए ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स a mixture of ethanol and pentan 3 on, write structure and IUPAC name of A। एक एल्कीन है जिसकी ओजोनोलिसिस करते हैं तो इथानल और पेंटन 3 ओन बनते हैं। इथानल का स्ट्रक्चर हमने बना लिया, ये स्केलेटन ले लिया, और पेंटन 3 ओन का भी स्केलेटन स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ये पेंटन 3 ओन हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के ऑक्सीजन को हटा दीजिए डबल बॉन्ड, और यहीं पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए, तो ये जो कंपाउंड बनेगा ये इथानल है। ठीक है, इसका डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे, और ये C और ये ऐसे हो गया। अब जब नॉमेनक्लेचर आप करोगे तो डबल बॉन्ड को इम्पोर्टेंस देते हैं 1 2 3 4 5, तो ये 2 कार्बन वाला है तो इथाइल हो गया, तो 3 इथाइल और पेंट 2 ईन, ये है एल्कीन। ए को हमें आइडेंटिफाई करना था, ये ए हो गया। ठीक है, एन एल्कीन ए ऑन ओजोनोलिसिस, अगर इसकी ओजोनोलिसिस करोगे तो ये दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो मिलेगा पेंटन 3 ओन और एक इथानल। तो हम क्या करते हैं, जब जो कंपाउंड्स होते हैं उनके ऑक्सीजन आमने सामने करके हटा देते हैं और वहीं पे डबल बॉन्ड बीच में लगा देते हैं, तो ये आपका 3 इथाइल पेंटुइन का अगर ओजोनोलिसिस करोगे तो ये कंपाउंड बनेगा। तो ए जो है ये इसका IUPAC नेम हो गया 3 इथाइल पेंटुइन। और ये 7th क्वेश्चन भी इसी पैटर्न का है, ऊपर वाले को हटा के तब 7th वाले को दिखा देता हूँ मैं। इसमें क्या है कि सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, इसमें भी यही बात कह रहा है कि प्रोपानल एंड पेंटन 3 ओन आर द ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट्स ऑफ एन एल्कीन, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द एल्कीन। तो वैसे ही करेंगे, प्रोपानल का स्केलेटन बना लिया हमने, ये प्रोपानल हो गया, इसका ऑक्सीजन सामने कर लिया डबल बॉन्ड हो, और पेंटन 3 ओन में भी ऐसे ही कर देंगे, ये पेंटन 3 ओन हो गया। अब दोनों के ऑक्सीजन हटा दीजिए और जहाँ से ऑक्सीजन हटेंगे वहीं पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए, तो ये इस तरह से हो जाएगा कंपाउंड। ठीक है, इसको हटा दिया डबल बॉन्ड हो, इसका भी डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, तो ये आपका अब 1 2 3, ठीक है, इस पर साइड चेन भी आ रही है और डबल बॉन्ड भी आ गया, तो यहीं से ले लेते हैं 3 4 5 6, ये इथाइल हो गया, 3 इथाइल हेक्स 3 ईन। ठीक है, ये एल्कीन होगा, अगर इसकी ओजोनोलिसिस करें तो ये प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो इसमें टेक्निक क्या है कि जो आपके प्रोपानल और पेंटन 3 ओन दिए हैं
उनके ऑक्सीजन आमने सामने कर दीजिए और हटा दीजिए दोनों को और उनकी जगह पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ठीक है, और फिर नाम ले लीजिए। तो ये 3 इथाइल X3ene कंपाउंड बन जाएगा। तो ये 7th क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आप 6th क्वेश्चन इसके बाद कर देंगे क्योंकि इससे अलग पैटर्न का है। ओके, इसको हटा देते हैं, फिर 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एन एल्कीन ए कंटेन्स 3 कार्बन कार्बन 8 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स। कार्बन कार्बन के 3 हैं, 1 2 3, और कार्बन हाइड्रोजन के 8 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 1 कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड एक डबल बॉन्ड है। ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स 2 मोल्स ऑफ एन एल्डिहाइड ऑफ मोलर मास 44 U। एल्डिहाइड है तो छोटा, सबसे छोटा एल्डिहाइड तो ये है मिथानल। इसका मास कितना है 12 + 16 + 2, ठीक है। इसका 12, इसका 16 और 2 ये हो गया, तो ये आपका आ गया 30। तो एक कार्बन और बढ़ा दें तो अपने आप हो जाएगा 44, 14 बढ़ जाएगा, ठीक है। 12 2 = 24, 16 and 4, ठीक है। तो ये 44, तो मतलब है इथानल होगा। अब 44 U जो मास है इथानल का है, तो अगर इसमें एक डबल बॉन्ड भी है, 1 कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड हम कहाँ लगाएं? ऐसी जगह लगाएं जिसकी ओजोनोलिसिस करें तो हमें क्या मिले? इथानल मिल जाए। तो इसमें इथानल मिल जाएगा। अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे होता, डबल बॉन्ड फर्स्ट पे होता तो इथानल नहीं मिलता। तो वो कह रहा है कि कार्बन कार्बन के 3 बॉन्ड हैं, पाई बॉन्ड 1 है और कार्बन हाइड्रोजन 8 अपने आप आ जाएंगे। ये कार्बन हाइड्रोजन ये 8 बॉन्ड अपने आप बन जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड को हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसकी ओजोनोलिसिस करेंगे तो इथानल के कह रहा है ना कि ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड ऑफ मोलर मास 44 U। मतलब है कि बीच में होना चाहिए क्योंकि दोनों तरफ के एल्डिहाइड जो बनेंगे सेम बनने चाहिए, क्योंकि 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड ऑफ मोलर मास 44 U। तो अगर हम डबल बॉन्ड को यहाँ फर्स्ट पे कर देते हैं, एक 3 वाला बनता है, एक 1 वाला बनता। अगर बीच में रखते हैं तो दोनों एल्डिहाइड बराबर बनेंगे और दोनों जो बनेंगे इथानल बनेंगे, और इथानल का मास 44 U होता ही है। तो इसका मतलब है कि A क्या होगा? ब्यूट-2-ईन। A = ब्यूट-2-ईन। ये सारी बातें सारी कवर हो गई। 3 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3, 8 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड हो गया, 1 पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है। और उसकी ओजोनोलिसिस ब्यूट-2-ईन की जब ओजोनोलिसिस करेंगे तो 2 मोल्स इथानल बन जाएगा जिसका मास 44 U होता है। ओके, तो ये ओजोनोलिसिस वाले क्वेश्चंस हो गए, हटा देते हैं इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 8th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर कंबस्शन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन। इनको जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा? तो ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन है, तो C4H10 हो जाएगा स्केलेटन। ये तो इसको ऑक्सीजन में जब बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा, ठीक है। बैलेंस कर देते हैं, 4 कार्बन है तो यहाँ 4 लगा देंगे, हाइड्रोजन 10 है तो यहाँ 5 लग जाएगा, ऑक्सीजन 8 and 5 13 है तो यहाँ पे 13/2 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। और अगर आप 13/2 को वो करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, (2) हटाना चाहते हैं तो पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। बट अभी ये बैलेंस्ड है इस तरह से, ओके। अब दूसरा कह रहा है पेंटीन। पेंटीन में एक डबल बॉन्ड होगा, इसमें C5H10 हो जाएंगे। इसको जब ऑक्सीजन में आप बर्न करेंगे तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन को जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही बनेगा। 5 कार्बन है तो यहाँ 5 लग जाएगा, हाइड्रोजन 10 है तो यहाँ भी 5 लग जाएगा। अब यहाँ 10 and 5 15 है तो यहाँ पे हम 15/2 लिख देंगे। तो ये इसका रिएक्शन हो गया ऑन कंबस्शन, जलाएंगे जब, ठीक है। हेक्साइन में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, हेक्साइन में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, कहीं भी एक ले लेते हैं, हेक्सानाइन होगा ये, क्योंकि है कुछ लिखा नहीं है नंबर तो इसका मतलब फर्स्ट कार्बन पे ही होगा, ठीक है। CnH2n-2 होता है इसमें, CnH2n-2 6 तो 10 रह जाएगा, तो C6H10 हो जाएगा प्लस
ठीक है। अब O2 से जब बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही बनेगा। इसमें भी कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 10 है तो 5 आ जाएगा। ऑक्सीजन 12 एंड 5 17 हो गए, तो यहाँ पे 17/2 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से ये बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन्स बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही बनेगा। टॉल्यूइन जो होता है वो इस तरह से होता है, ये टॉल्यूइन है। तो 6 एंड 1 7 कार्बन हो गए, और 5 हाइड्रोजन इधर होगा और 3 ये हो गए, 8 हो गए। ठीक है, अब जब ऑक्सीजन में इसको बर्न करेंगे तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। कार्बन हमारे 7 है तो यहाँ 7 दे देंगे, हाइड्रोजन 8 है तो यहाँ 4 दे देंगे। अब 14 एंड 4 18 हुआ, तो यहाँ पे 9 O2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इन हाइड्रोकार्बन्स को जब हम कंबस्शन करेंगे तो ये प्रोडक्ट्स बनेंगे, और इस तरह से हम बैलेंस कर देते हैं। कार्बन 4 है तो यहाँ 4 लगा दिया, हाइड्रोजन 10 है तो यहाँ 5 लगा दिया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर देंगे, 8 एंड 5 13, तो 2 है यहाँ पे तो 13/2। इस तरह से इसको हम बैलेंस कर देते हैं। ओके, हटा दें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है, ड्रॉ द सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर्स ऑफ हेक्स-2-ene विच आइसोमर विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई। हेक्स-2-ene स्केलेटन पहले बना लेते हैं। ये हेक्स-2-ene है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये CH3 है, इधर भी ये CH3 है, ये CH2 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, इसमें H आ जाएगा। अब इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसके एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ मिथाइल ग्रुप है। इसके एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ ये प्रोपाइल ग्रुप है, C3H7। ठीक है, जब दोनों भारी भारी ग्रुप एक ही साइड हैं, ये दोनों एक ही साइड हैं, इस कार्बन पे ये भारी है, ये हल्का है, और इस कार्बन पे ये भारी, ये हल्का है। तो जब दोनों भारी भारी ग्रुप एक ही साइड होते हैं तो उसको कहते हैं सिस। भारी भारी एक ही साइड हो या हल्के हल्के एक ही साइड हो, इसको सिस हेक्स-2-ene कहेंगे, हेक्स-2-ene। और जो ट्रांस होगा वो इस तरह से हो जाएगा, अपोजिट कर देंगे। CH3 है, इधर ये है, इधर H है, और इधर C3H7 ले लिया, तो ये ट्रांस हो जाएगा, ट्रांस आइसोमर है, ट्रांस हेक्स-2-ene। अब इसमें पूछा है कि विच आइसोमर विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट उसी की ज़्यादा होगी जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे। इसके केस में डाइपोल मोमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। मिथाइल जो है इधर इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है, मिथाइल भी इधर फेंक रहा है, तो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसका डाइपोल मोमेंट इज़ हाइयर, डाइपोल मोमेंट इज़ हाइयर। जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। देयरफॉर इट हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसमें क्या हो रहा है, इसका डाइपोल मोमेंट इधर को कर रहा है, इसका डाइपोल मोमेंट उस डायरेक्शन में कर रहा है, दोनों थोड़े अपोजिट डायरेक्शन में, तो कुछ कम हो जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट विल बी लेस। तो मैं इस बॉइलिंग पॉइंट इसकी ज़्यादा होगी, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। ठीक है, डाइपोल मोमेंट इज़ लेस, मोमेंट इज़ लेस, therefore बॉइलिंग पॉइंट इज़ लोअर। इसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, ये याद रखना है। सिस में क्योंकि डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ट्रांस में डाइपोल मोमेंट कम होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। हालांकि ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है क्योंकि पैकिंग ज़्यादा कम्पैक्ट होती है, ज़्यादा क्लोज होते हैं, पैकिंग ज़्यादा अच्छी कम्पैक्ट हो पाती है, इसलिए उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। पर क्योंकि डाइपोल मोमेंट सिस में ज़्यादा होता है इसलिए उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। ओके, हटा देते हैं ये क्वेश्चन भी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 10th हमारा है, वाई इज़ बेंजीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल दो इट कंटेन्स 3 डबल बॉन्ड्स। बेंजीन में एक्चुअल में क्या है कि 3 डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी एक्स्ट्रा स्टेबल होने का कारण है रेजोनेंस। रेजोनेंस होता है तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस देयर इज़ कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स।
और जब कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो जाएगा तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा, जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो दैट्स वाई बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी इट इज़ क्वाइट स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग द स्ट्रक्चर बिकम्स मोर स्टेबल। उसकी एनर्जी कम हो जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है ये, व्हाट आर द 3 नेसेसरी कंडीशंस, 3 तो नहीं लिख रहा है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक। कोई सिस्टम एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं ये पूछ रहा है। तो कोई भी सिस्टम एरोमेटिक कब होता है, जब उसके अंदर एक तो 3 कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। नंबर 1, द मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, ठीक है। नंबर 2, देयर शुड बी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, देयर शुड बी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग, इन द रिंग। और जो तीसरी बात है, तीसरी बात ये है, इट शुड ओबे हकल्स रूल, हकल्स रूल, दैट इज इट शुड हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जैसे अब इसकी कंडीशन मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, मान ली बेंजीन के अंदर दिखा देते हैं कि ये तीनों कंडीशंस बेंजीन में होती हैं एरोमेटिसिटी की, तो उसमें ये तीनों कंडीशंस कैसे सेटिस्फाई हो रही हैं। जैसे ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब हर कार्बन के ऊपर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि पाई बॉन्ड है, ये 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो sp2 वाला जो होता है प्लेनर होता है। तो जो पहली कंडीशन है मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, ये प्लेनर है, ठीक है। अब देयर शुड बी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग, ये जो है इधर शिफ्ट करेगा, तो ये इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो ये इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो गया। अगर बीच में कहीं गैप हो जाता तो नहीं होता। अब ये इधर जंप करेगा, तो ये इधर, तो ये इधर, तो देयर इज़ कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग। तो सेकंड कंडीशन भी पूरी हो रही है। एंड नंबर 3, इट शुड ओबे हकल्स रूल, दैट इज़ इट शुड हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब पाई बॉन्ड्स 3 हैं, 3 पाई बॉन्ड्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 4n+2 में अगर n को 1 दे दें तो दिस इज़ इक्वल टू 6, तो इसके मतलब है कि ये हकल्स रूल को भी फॉलो कर रहा है। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते या इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो इट विल नॉट बी एरोमेटिक, ठीक है। तीनों सेटिस्फाई होंगी तभी वो एरोमेटिक होगा। तो एक एग्जांपल मैं यहीं पे दिखा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए अगर कंपाउंड ऐसे होता, ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे सिंगल है, तो ये क्या होगा कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 है, ये भी sp3, ये तो खैर डबल है, ठीक है। तो जो sp3 हो जाएंगे तो प्लेनर हो गए। तो मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, सॉरी टेट्राहेड्रल हो गया, sp3 टेट्राहेड्रल होता है तो प्लेनर तो होगा नहीं। तो ये कंडीशन जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ से शिफ्ट करने वाला तो कोई है नहीं, अगर ये इधर शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ से शिफ्ट करने वाला कोई नहीं है, तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी नहीं हो रहा है। हालांकि ये वाली कंडीशन पूरी हो रही, 4n+2 वाली 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पर ये दोनों कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो ये इट इज़ नॉट एरोमेटिक। ऐसे ही आपको दूसरा दिखाते हैं कि मान लीजिए अगर कंपाउंड ये लेते हैं हम,
8 कार्बन वाला है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल, तो सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो गए, डबल बॉन्ड होगा तो sp2, तो सब sp2 हैं, तो इसका मतलब प्लेनर हो गया, पहली कंडीशन पूरी हो गई है। दूसरा कह रहा है कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, अगर ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो ये इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो ये इधर शिफ्ट कर जाएगा, ये इधर शिफ्ट कर जाएगा, मतलब एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल अगर होगा तो कंप्लीट डिलोकलाइजेशन हो सकता है, तो सेकंड कंडीशन भी इसकी पूरी हो रही है। अब इसके अंदर पाई बॉन्ड्स 4 हैं, तो 4 पाई बॉन्ड्स हैं तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 4n+2 में n को वैल्यू 1 2 3 होल नंबर की देंगे तो 8 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इसके मतलब है इट डज़ नॉट फॉलो हकल्स रूल, तो इसलिए दिस इज़ ऑल्सो नॉट एरोमेटिक इन नेचर। क्लियर है, क्योंकि हकल्स रूल के लिए, क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब 4n+2 में n को वैल्यू होल नंबर देनी, फ्रैक्शन में नहीं दे सकते। अब होल नंबर की वैल्यू 1 2 3 देंगे तो क्या होगा, इसके केस में n को 1 2 3 देने पे 8 आएगा ही नहीं यहाँ पे, तो इसके मतलब है इट डज़ नॉट फॉलो हकल्स रूल, देयरफॉर दिस विल आल्सो नॉट बी एरोमेटिक, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस अगर पूरी होंगी तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, तो अभी यहीं तक रखते हैं। मैंने आपको NCERT के कुछ क्वेश्चंस करके समझाएं कैसे इनको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। और आगे के क्वेश्चंस मैं अगली वीडियो में बनाऊँगा, ठीक है बच्चों। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छी लगे तो औरों को भी शेयर करिए, ताकि औरों को भी बेनिफिट मिले, इसका NCERT के क्वेश्चंस करने का बेनिफिट मिले। थैंक यू सो मच।